आखिर भारत की कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ तारीखों, राजाओं और लड़ाइयों का एक लंबा चौड़ा हिसाब है? या फिर इसकी असल कहानी कुछ गहरे, कुछ तीखे सवालों में छिपी है? आज हम भारत को समझने के लिए कुछ ऐसे ही सवाल उठाएंगे जिनके जवाब मिलकर एक पूरे राष्ट्र की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पहले सवाल पर आते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1/3। सोचिए जरा, 1770 के अकाल में बंगाल की पूरी आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक महाविनाश था। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? और इसका जवाब हमें मिलता है औपनिवेशिक शासन की उन कड़वी सच्चाइयों में। असल में ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी। इसके पीछे थी एक कंपनी की नीतियां, एक ऐसी कॉर्पोरेट पॉलिसी जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना, फिर चाहे उसकी मानवीय कीमत कुछ भी क्यों न हो। देखिए, इस तबाही की जड़ें सिर्फ 5 साल पहले से शुरू होती हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इसके बाद कंपनी ने खेती या किसानों की भलाई में एक पैसा भी नहीं लगाया। उनका बस एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना। और नतीजा, ठीक 5 साल बाद 1770 में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। यह सत्ता के लालच से तबाही तक का एक सीधा रास्ता था। अंग्रेजों के लिए जमीन का मतलब बड़ा सीधा साधा था, पैसा। उन्होंने महालवाड़ी और जमींदारी जैसे कई सिस्टम बनाए। कहीं गांव का मुखिया टैक्स इकट्ठा करता तो कहीं जमींदार। नाम और तरीके भले ही अलग अलग थे, पर हर सिस्टम का मकसद बस एक ही था, भारत की जमीन से ज्यादा दौलत निचोड़। अब जाहिर सी बात है, इस तरह के शोषण को कोई चुपचाप तो सहने वाला नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि इस जुल्म का जवाब कैसे दिया गया? भारतीयों ने इसका विरोध कैसे किया? वो कौन सी चिंगारी थी जो आखिरकार भड़की? और जवाब मिला, जोरदार जवाब। ये जवाब सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि संगठित क्रांति में भी था। 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की नींव रखी। वे सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, उनका सपना एक समाजवादी भारत का था। सॉन्डर्स की हत्या जैसी सीधी कार्रवाइयों से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को एक साफ संदेश दिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। ये आज़ादी के लिए एक सीधा ऐलान जंग था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ लोगों और उनके संघर्षों तक ही सीमित नहीं है। ये इस जमीन की भी कहानी है। यहाँ का भूगोल, यहाँ की मिट्टी, नदियाँ और मौसम, यही तो तय करते हैं कि लोग कैसे जीते हैं, क्या उगाते हैं और उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है। पर एक मिनट, इससे पहले कि हम फसलों और खनिजों की बात करें, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कोई भी चीज, चाहे वो पानी हो, कोयला हो या पत्थर, आखिर उसे संसाधन या रिसोर्स बनाता क्या है? जवाब बहुत आसान है, उपयोगिता। कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब वो हमारी किसी जरूरत को पूरा करती है। एक पत्थर तब तक सिर्फ पत्थर है जब तक हमें घर बनाने की जरूरत ना हो। मतलब असली कीमत चीज में नहीं, बल्कि उसकी जरूरत में है। भूगोल के कुछ नियम बहुत ही सीधे और सरल होते हैं, जैसे हवा का चलना। ये बहुत ही सिंपल है। जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, वहां से हवा कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती है। बस इसी मूवमेंट को हम पवन या हवा कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस प्रकृति का खुद को बैलेंस करने का एक तरीका है। और पता है, यही छोटे छोटे प्राकृतिक नियम तय करते हैं कि कौन सी फसल कहाँ बेहतर उगेगी। जूट का ही उदाहरण ले लीजिए, उसे चाहिए जलोढ़ मिट्टी, बहुत ज्यादा गर्मी और ढेर सारी नमी। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश दुनिया में जूट के सबसे बड़े उत्पादक हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम और मिट्टी मानो जूट के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो हमने जमीन समझी, उसके संसाधन समझें, पर उस समाज का क्या जो इन संसाधनों पर रहता था, उनका बंटवारा करता था? आधुनिक भारत की कहानी सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की नहीं है, बल्कि समाज के अंदर बराबरी और सम्मान के लिए लड़े गए संघर्षों की भी है। और इस बदलाव की मशाल कई समाज सुधारकों ने अपने हाथों में थामी। ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में समाज के दोहरे चरित्र पर तीखे सवाल उठाए। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू विधवाओं की दर्दनाक हालत को सबके सामने रखा। वहीं दक्षिण भारत में वीरेशलिंगम पंतुलु और पेरियार जैसे नेताओं ने विधवा पुनर्विवाह और जातीय समानता के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाए। और इन आंदोलनों का असर भी हुआ जमीनी स्तर पर।
1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसी का एक ठोस नतीजा था। इस कानून ने पहली बार शादी के लिए एक कानूनी उम्र तय की, पुरुषों के लिए 18 साल और महिलाओं के लिए 16 साल। उस जमाने में यह सामाजिक बदलाव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। पर कानून बनाना एक बात है और लोगों की सोच बदलना वो बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर बात आती है रूढ़िवादी धारणा यानी स्टीरियोटाइप की। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी इंसान या पूरे के पूरे समूह को एक ही छवि में कैद कर देना, एक ही खांचे में फिट कर देना। अब ये स्टीरियोटाइप खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये हमें किसी इंसान की असलियत, उसके खास हुनर और उसकी अलग पहचान को देखने ही नहीं देते। हम उस असल इंसान को नहीं, बल्कि अपने दिमाग में बनी उसकी एक छवि को देखते हैं। और सच कहूं तो यहीं से भेदभाव की जड़ें पनपती हैं। तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आज़ाद भारत पर। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना। और इस महान काम की नींव रखी गई भारतीय संविधान के सिद्धांतों और वादों पर। किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? ये कि सरकार को जवाबदेह कैसे बनाया जाए। और इसका सबसे असरदार तरीका है नियमित चुनाव। चुनाव सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये जनता के हाथ में वो ताकत है, वो रिमाइंडर है जो सरकार को हर कुछ साल में याद दिलाता है कि असली मालिक कौन है। अब बात करते हैं भारत के एक और बहुत ही यूनिक आइडिया की, हमारा सेक्युलरिज्म। इसे सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म से पूरी तरह अलग थलग भी नहीं है। अगर किसी धार्मिक रीति रिवाज से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों जैसे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो सरकार उसमें दखल दे सकती है। यही बात इसे पश्चिमी सेक्युलरिज्म से अलग बनाती है। और हमारा संविधान ये भी पक्का करता है कि समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज अनसुनी ना रह जाए। समानता का अधिकार और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार जैसे मौलिक अधिकार उन्हें एक तरह की ताकत देते हैं, ताकि वे अपने साथ होने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ डटकर खड़े हो सकें और बराबरी की मांग कर सकें। पर इन सब अधिकारों का रखवाला कौन है? कौन है जो ये सुनिश्चित करता है कि ये अधिकार सिर्फ किताबों में न रह जाएं? वो है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। यही वो स्तंभ है जो बिना किसी डर या बाहरी दबाव के काम करता है और ये पक्का करता है कि देश में कानून का राज चले। इसकी आज़ादी ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो औपनिवेशिक शोषण से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक, जमीन की बनावट से लेकर समाज के अंदर के संघर्षों तक और फिर एक आधुनिक लोकतंत्र के आदर्शों तक, इन सभी सवालों के जवाबों के धागे मिलकर ही आज के भारत की जटिल और शानदार तस्वीर बुनते हैं। लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती और सवाल भी कभी नहीं रुकते। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए अगला सवाल क्या पूछा जाए।